हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं आय और रोजगार चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक पर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है अधिमांग और अभावी मांग को या मुद्रास्फीति को दूर करने के क्या क्या उपाय होते हैं। तो सभी बच्चों को मैं बता देता हूं, आय और रोजगार चैप्टर की ये लास्ट क्लास है। इससे पहले के सारे वीडियोस के अंदर जो मैंने आय और रोजगार के वीडियोस बनाए उसमें मैंने आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया है। तो आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस चैप्टर की आज लास्ट क्लास है। तो सारे बच्चे ध्यान से समझना आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक सबसे ज्यादा हमारे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो टॉपिक क्या है? अधिमांग और अभावी मांग को दूर करने के क्या उपाय हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये जो अधिमांग है और अभावी मांग है, ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बुरी स्थिति होती है। और हमारी अर्थव्यवस्था क्या है कि दुनिया की कोई भी अर्थव्यवस्था, दुनिया के किसी भी देश के लिए अधिमांग और अभावी मांग एक बुरी समस्या के तौर पर सामने आती है। जैसे अगर हम अधिमांग की बात करें तो अधिमांग एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी भी देश के अंदर कीमतें तेजी से बढ़ने लग जाती है, जिसमें जो वेतन भोगी लोग होते हैं यानी कि जो सैलरी पर्सन लोग होते हैं, उनकी आय उतनी होती है लेकिन चीजों के रेट बढ़ने की वजह से उनकी जिंदगी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। अच्छा, दूसरा हम अभावी मांग की बात करते हैं। तो अभावी मांग में क्या होता है? देश के अंदर एक मंदी आ जाती है जिसकी वजह से समग्र मांग का स्तर गिरने लग जाता है और बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो किसी भी देश के लिए ना तो अधिमांग अच्छा है ना ही अभावी मांग अच्छा है। और अगर किसी देश में अधिमांग और अभावी मांग की समस्या आ जाती है तो इसे दूर करने के लिए देश के अंदर दो लोगों के ऊपर जिम्मेदारी होती है। एक होता है देश के केंद्रीय सरकार के ऊपर और दूसरी जिम्मेदारी होती है देश के केंद्रीय बैंक के ऊपर। तो आज की क्लास के अंदर आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपके साथ क्या डिस्कस करने वाला हूं। अधिमांग और अभावी मांग को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों के ऊपर और केंद्रीय बैंक के द्वारा बनाई गई नीतियों के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, सारे बच्चे ध्यान से समझना। अधिमांग, अधिमांग की वजह से क्या पैदा होता है? मुद्रास्फीति यानी महंगाई, आपको पता होगा। और अभावी मांग की वजह से क्या पैदा होता है? स्फीति अंतराल, जिसे हम लोग मंदी कहते हैं। को ठीक करने के क्या उपाय हैं? ठीक है, यहां पर मैंने उपाय लिखा है। यहां पर मैंने लिखा है कि अधिमांग और अभावी मांग की स्थिति में इन उपायों के साथ हमें क्या करना है। देखो, दो तरीके से उपाय अपनाए जाते हैं। पहला देश की केंद्रीय सरकार अपनाती है जिसे हम राजकोषीय नीति कहते हैं। ध्यान रखना, दो ही लोग अधिमांग और अभावी मांग को कंट्रोल करने के लिए दो ही लोग काम करते हैं, एक केंद्रीय बैंक और दूसरा हमारा पहला केंद्रीय सरकार और दूसरा हमारा केंद्रीय बैंक। तो केंद्रीय बैंक जो केंद्रीय सरकार जो नीतियां अपनाती है उसे हम राजकोषीय नीति कहते हैं और केंद्रीय बैंक के द्वारा जो नीतियां अपनाई जाती है उसे हम मौद्रिक नीति कहते हैं। अच्छा, सरकार के द्वारा अपनाई गई जो नीति होती है, सरकार के द्वारा जो अपनाई गई नीति होती है वो दो होती है। देखो, सरकार के हाथ में दो पावर है। सरकार बहुत सारा पैसा अर्थव्यवस्था से कमाती है और बहुत सारा पैसा अर्थव्यवस्था के अंदर खर्चा करती है। तो सरकार इन्हीं का इस्तेमाल करके क्या करती है? अधिमांग और अभावी मांग को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। सरकार की आय के मैंने यहाँ पर तीन प्रमुख स्रोत लिखे हुए हैं। एक तो कर, दूसरा सार्वजनिक ऋण, जब सरकार अपने ग्रांट्स बेचती है, बॉन्ड्स बेचती है तो लोगों से पैसा ले लेती है, और तीसरा नए नोट को छापना जिसे हम घाटे की वित्त व्यवस्था भी कहते हैं। सरकार टाइम टू टाइम क्या करती है? केंद्रीय बैंक को बोलकर नए नोट छपवा लेती है जिसे हम लोग घाटे की वित्त व्यवस्था या नए नोट छापना कहते हैं। तो दूसरा सरकार का व्यय या फिर सरकार का खर्चा। तो मैंने आपको एक बात समझा दी कि केंद्रीय सरकार द्वारा अपनाए गए जो कदम होते हैं वो दो होते हैं, एक आय के रूप में और एक व्यय के रूप में। सरकार अपनी आय और व्यय का इस्तेमाल करके अधिमांग और अभावी मांग को कंट्रोल कर सकता है। सबसे पहले नंबर पे हमारा लिखा गया है कर। देखो, अधिमांग की स्थिति में और अभावी मांग की स्थिति में हमें सभी बच्चों को एक ही बार मैं बताता हूं, हर केस में हमें बात याद रखनी है। अधिमांग की स्थिति में लोगों के पास पैसा ज्यादा है। आपको एज्यूम करना है अर्थव्यवस्था में पैसा ज्यादा है और लोग समग्र मांग ज्यादा कर रहे हैं, जबकि अभावी मांग के अंदर लोगों के पास पैसा कम है और लोग समग्र मांग को गिरा रहे हैं। बस हमें इतनी बात याद रखनी है। तो अच्छा, एक बात बताओ, अगर अधिमांग में लोगों के पास पैसा ज्यादा है तो सरकार क्या करती है? सरकार ना कर को बढ़ा देती है। सरकार कर को क्या कर देती है? बढ़ा देती है। जब सरकार कर बढ़ाती है तो लोगों का बहुत सारा पैसा कर के रूप में अपने पास ले लेती है, जिससे लोगों के खरीदने की क्षमता क्या होने लगती है? गिरने लग जाती है और समग्र मांग गिरता है और अधिमांग की स्थिति कम हो जाती है। बात समझ में आ गई? तो क्या करना है? सरकार अधिमांग की स्थिति में कर को क्या कर देती है? कर को बढ़ा देती है। और इसका अपोजिट सरकार अभावी मांग के अंदर कर को क्या कर देती है? कम कर देती है। जब सरकार कर को कम करती है
तो बहुत सारा पैसा लोगों की जेब में बचने लगता है। मान के चलो कर का रेट था 10%, सरकार ने कर दिया 8%, तो पहले आपको 10% कर देना पड़ रहा था, अब 8% देना पड़ेगा, तो लोगों के पास पैसा बच जाएगा। जब लोगों के पास पैसा बचेगा तो लोग मांग को बढ़ाने लग जाएंगे। तो अब हमें समझ में आ गया कि भाई सरकार अधिमांग में कर को बढ़ा देती है और अभावी मांग में कर को कम कर देती है। दूसरा, सार्वजनिक ऋण। सार्वजनिक ऋण का मतलब होता है लोगों से लिया गया ऋण। सरकार द्वारा लोगों से लिया गया ऋण क्या कहलाता है? सार्वजनिक ऋण। और ये ऋण बहुत तरीके से हो सकता है, बॉन्ड्स के माध्यम से हो सकता है, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें होती है, सरकार की सिक्योरिटीज होती है जिनको सरकार बेचती है। तो सार्वजनिक ऋण की बात करते हैं। तो सार्वजनिक ऋण में मान के चलो अधिमांग के अंदर लोगों के पास पैसा ज्यादा है, तो सरकार क्या करती है, सरकार उनसे सार्वजनिक ऋण ले लेती है, उनको ब्याज का लालच दे देती है और सरकार उनसे सार्वजनिक ऋण ले लेती है। और जब सरकार सार्वजनिक ऋण लेती है तो उनके पास पैसा कम हो जाता है, लोगों के पास पैसा कम होता है, जिसकी वजह से लोगों के खरीदने की क्षमता गिरने लग जाती है। तो याद रखना है, सार्वजनिक ऋण सरकार लेती है कब? अधिमांग में, यानी कि सार्वजनिक को बढ़ा देती है, और अभावी मांग में सार्वजनिक ऋण को क्या कर देती है बच्चों? गिरा देती है। ठीक है, अगले नंबर पे है नए नोट छापना या फिर घाटे की वित्त व्यवस्था। अब देखना, अगर अधिमांग है और सरकार नए नोट छपवा दे और अर्थव्यवस्था के अंदर नए नोट छपवा कर सरकार और ज्यादा पैसे खर्चा करने लग जाए, तब तो और दिक्कत हो जाएगी। यानी सरकार क्या करती है कि जब हमारे देश में अधिमांग होता है तो सरकार बोलती है कि भाई नए नोटों को छापना कम कर दो। तो जब नए नोटों को छापना कम करते हैं तो लोगों के पास पैसा कम पहुंचता है, और लोगों के पास पैसा कम पहुंचेगा तो लोग समग्र मांग को गिराने लग जाएंगे, और समग्र मांग गिरेगा तो अधिमांग की स्थिति दूर हो जाएगी। और इसका अपोजिट हो जाता है, अभावी मांग में नए नोट को सरकार छापती है, ठीक है, सरकार आरबीआई से बोलकर नए नोट छपवाती है, जिससे वो पैसा अर्थव्यवस्था में जाता है और अर्थव्यवस्था में मांग क्या होने लग जाती है? बढ़ने लग जाती है, और अभावी मांग की समस्या दूर हो जाती है। तो एक बात आपको समझ में आ गया होगा, सरकार की आय 3 तरीके की होती है, तीनों मैंने बता दिया। अब आ जाते हैं हम सरकारी व्यय के ऊपर, सरकारी खर्च के ऊपर। आपको पता होगा सरकार बहुत सारे खर्च करती है। सरकार हमारा डिफेंस सिस्टम चलाती है देश का, ठीक है, सरकार हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चलाती है, स्कूल चला रही है, कॉलेज चला रही है, तो सरकार बहुत सारा पैसा खर्चा करती है। ठीक है, अच्छा, सरकार अधिमांग की स्थिति, आपको पता है सरकार जो पैसा खर्च करती है वो लोगों के पास जाता है, और लोग उस पैसे से अपनी वस्तु और सेवाएं खरीदते हैं जरूरत की, तो समग्र मांग करते हैं लोग। तो कहने का मतलब क्या है कि सरकार ना अधिमांग की स्थिति में सरकार हमेशा अपने खर्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। सरकार नए प्रोजेक्ट के ऊपर खर्चा कम करती है, नई कंस्ट्रक्शन साइट्स कम लगवाती है, नए हॉस्पिटल का निर्माण थोड़ा सा धीमे कर देती है। तो कहने का मतलब क्या है, सरकार अपना खर्चा कम करती है, जिससे लोगों के पास पैसा कम जाता है, लोग मांग कम करते हैं। अधिमांग में सरकार का खर्चा गिर जाता है, और अभावी मांग में जब अर्थव्यवस्था में पैसा नहीं होता तो सरकार खर्चा ज्यादा करती है, जिससे लोगों के पास पैसा ज्यादा जाता है और लोग अपना खर्चा बढ़ाते हैं, और अधिमांग मांग जो होता है समग्र मांग बढ़ने लग जाता है। बच्चों, नेक्स्ट हम समझने वाले हैं मौद्रिक नीति, जिसे केंद्रीय बैंक के द्वारा अपनाया जाए। तो सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियां हमने पढ़ चुके हैं। अब केंद्रीय बैंक, जैसे कि हमारे देश का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई। तो आरबीआई के द्वारा कौन कौन सी नीतियां अपनाई जाती हैं? आरबीआई जो नीति अपनाता है उसको हम कहते हैं मौद्रिक नीति। उसके अंदर वो 2 नीतियां अपनाता है। पहली नीति का नाम है बच्चों मात्रात्मक उपाय, और दूसरे का नाम है गुणात्मक उपाय। मात्रात्मक उपाय के अंदर जो प्रमुख है वो है बैंक दर, रेपो दर, वैधानिक कोष अनुपात, नगद कोष अनुपात और वैधानिक तरलता अनुपात। सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक दर और रेपो दर की। देखो, बैंक दर और रेपो दर का मतलब क्या होता है, सिंपल सा समझना। जब हम लोग बैंकों से ऋण लेने के लिए जाते हैं तो बैंक हमसे ब्याज लेते हैं, इसे हम लोग कहते हैं ब्याज दर, और बैंक हमारे को ऋण दे देते हैं। सेम इसी तरह से अगर कोई व्यावसायिक बैंक आरबीआई के पास ऋण लेने के लिए जाता है तो जो आरबीआई होता है व्यावसायिक बैंकों से कुछ ब्याज लेकर उन्हें ऋण दे देता है, जिस ब्याज को हम लोग क्या कहते हैं? बैंक दर या रेपो दर। अगर कमर्शियल बैंक आरबीआई से लंबे समय के लिए ऋण लेता है तो वहां पर जो ब्याज अप्लाई होता है उसको हम कहते हैं बैंक दर, और अगर छोटे समय के लिए ऋण लेता है तो वहां पर रेपो दर लगता है। अब ये अधिमांग और अभावी मांग में कैसे काम करता है, अब सारे बच्चों को समझना है। मान के चलो बच्चों, कमर्शियल बैंक है और आरबीआई है, ठीक है। कमर्शियल बैंक आरबीआई से जब लोन लेता था तो वो उसको 8% ब्याज पर मिल जाता था, ठीक है। अब अधिमांग आ गया। अधिमांग का मतलब क्या है? अधिमांग का मतलब ये है यहाँ पर कि भाई आरबीआई जो हमारे कमर्शियल बैंक है, जो वाणिज्य बैंक है, वो लोगों को लोन ज्यादा दे रहे हैं और लोगों को लोन सस्ता दे रहे हैं।
अगर वो लोगों को लोन सस्ता दे रहे हैं तभी तो लोगों के पास पैसा ज्यादा है, और लोग क्या कर रहे हैं, मांग बढ़ा रहे हैं। अर्थव्यवस्था के अंदर उन्होंने समग्र मांग को बढ़ाया, जिससे अधिमांग की स्थिति पैदा हो गई। अब आरबीआई क्या बोलेगा, जब कमर्शियल बैंक उनसे लोन लेने जाएगा तो आरबीआई बोलेगा भाई पहले मैं तुझे 8% पे लोन देता था, अब मैं तुझे 10% पे लोन दूंगा। इसका मतलब आरबीआई से कमर्शियल बैंकों को महंगा लोन मिल रहा है। अगर इसे महंगा लोन मिलेगा तो ये आम जनता को लोन महंगा देगा, सस्ता देगा? आम जनता को लोन महंगा देगा, यानी ये पब्लिक को अब लोन कैसा देगा, महंगा देगा। जब पब्लिक को लोन महंगा मिलेगा तो पब्लिक लोन लेना कम करेगी, और जब वो लोन लेना कम करेगी तो उसकी परचेजिंग पावर डाउन होगी, खरीदने की क्षमता कम होगी, जिससे अधिमांग की स्थिति क्या होने लग जाएगी, दूर होने लग जाएगी। तो ध्यान से समझना है कि बैंक दर और रेपो दर दोनों को आरबीआई अधिमांग में क्या कर देती है, बढ़ा देती है, और अभावी मांग में लोन को, यानी लोन देने की जो कॉस्ट है उसको कम कर देती है, ब्याज का रेट कम कर देती है, जिससे आम जनता को फिर वो सस्ता लोन देते होंगे, और लोग क्या करते हैं, मांग बढ़ाते हैं, जिससे अभावी मांग की समस्या कम हो जाती है। तो याद रखना है, बैंक दर और रेपो दर को बढ़ा दिया जाता है अधिमांग में आरबीआई के द्वारा, और अभावी मांग में इसे कम कर दिया जाता है। ध्यान से समझ में आ गया होगा सारे बच्चों को 2 पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे हम आ जाते हैं वैधानिक कोष अनुपात, जैसे हम लोग कहते हैं एलआरआर। देखो एलआरआर के अंदर 2 रिजर्व आता है, एक आता है सीआरआर और एक आता है एसएलआर। हर बैंक को आरबीआई के कहने पर कुछ निश्चित अनुपात अपने खुद के पास और आरबीआई के पास रखवाना पड़ता है। ये कंपलसरी है, हर बैंक को इसका पालन करना पड़ता है। देखो हर बैंक को अपनी कुल जमा राशि का एक छोटा सा अनुपात आरबीआई के पास जाकर जमा रखवाना पड़ता है, जिसे हम सीआरआर कहते हैं, और वैधानिक तरलता अनुपात जो उसे खुद के पास रखना पड़ता है। देखो मैं मान के चलता हूं कि हर बैंक जितना भी पैसा लोगों से जमा लेता है उसका 10% वो आरबीआई के पास जमा रखवाता है। आरबीआई के पास क्या रखवाता है, जमा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सीआरआर। अच्छा, बाकी का 90% पैसा वो क्या करता है, या तो वो निवेश कर देता है या फिर वो लोगों को लोन दे देता है, और इसके लोन देने की वजह से ही हमारी अर्थव्यवस्था में क्या आ गया है, अधिमांग आ गया, लोग मांग ज्यादा करते जा रहे हैं। अब आरबीआई क्या बोलेगा, भाई सीआरआर का रेट पहले 10% था, अब सीआरआर का रेट 15% है। अब बताओ, अब इसके लोन देने की क्षमता कितनी हो गई, 15% सीआरआर यानी कि आरबीआई को देना पड़ेगा, तो अब ये 85% लोगों को लोन दे सकता है। तो लोन देने की क्षमता क्या हो गई, गिर गई। तो ध्यान रखना है सारे बच्चों को, चाहे वो सीआरआर हो चाहे वो एसएलआर हो, दोनों को ही आरबीआई क्या कर देता है, अधिमांग की स्थिति में क्या कर देता है, दोनों को ही बढ़ा देता है। तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, एलआरआर से आ जाए उसे भी बढ़ाना है, सीआरआर को आ जाए वो भी बढ़ाना है, एसएलआर को आ जाए वो भी बढ़ाना है, यानी तीनों ही रेशो को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। किसमें, अधिमांग में, और अभावी मांग में तीनों को ही क्या कर दिया जाता है बच्चों, कम कर दिया जाता है के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट नंबर पे हमारा गुणात्मक उपाय। गुणात्मक उपाय बहुत सिंपल सा है बच्चों। एक हमारा सीमांत आवश्यकता है, जिसे हम लोग कहते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स। देखो जब भी हम लोन लेने के लिए जाते हैं ना बैंक में, तो बैंक क्या करवाता है, हमसे कुछ चीजें गिरवी रखवाता है। जैसे हम लोन लेने गए तो भाई घर के कागज रखवा लेगा या कोई प्रॉपर्टी हमारी गिरवी रख लेगा। इस तरीके से करके बैंक लोन हमारे को देता है। ऐसा बैंक इसलिए करता है ताकि अगर इन फ्यूचर हम उनका लोन वापस ना कर पाए तो बैंक उन प्रॉपर्टीज को सेल करके अपने लोन की रिकवरी कर सके। अब जैसे मान के चलो कि हम बैंक में 1 लाख रुपए का लोन लेने गए, तो बैंक बड़ा तेज होता है, कम से कम वो हमसे 1.5 लाख रुपए की संपत्ति हमारी गिरवी रखवाता है। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस कितना आया, लोन हमने कितने का लिया, 1 लाख का, और जो हमने असेट्स वहां पे रखवाया, जो संपत्ति गिरवी रखवाई वो कितने की, 1.5 लाख की। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना आ गया, 50,000 का। बात समझ में आ गई। इसे हम लोग कहते हैं सीमांत आवश्यकताएं या सीमांत अनिवार्यताएं भी हम लोग इसे कहते हैं, मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स। अब देखो अधिमांग की स्थिति में क्या होता है, अधिमांग की स्थिति में ना लोग लोन ज्यादा लेते हैं, तो आरबीआई कमर्शियल बैंकों को कहता है कि भाई देखो तुम्हारे पास जो अब लोग लोन लेने के लिए आएंगे, क्योंकि अधिमांग की स्थिति है अर्थव्यवस्था में, अब जो तुम्हारे पास लोग लोन लेने आएंगे, तो पहले तुम्हारे पास एक बंदा आता था, जब तुम 1 लाख का लोन लेता था तो तुम उससे 1,50,000 रुपए गिरवी रखवाते थे। अब एक काम करना है, 1,50 नहीं रखवाना, 1,60 रखवाना है। अब देखो क्या होगा कि लोगों को अब ज्यादा संपत्ति गिरवी रखवानी पड़ेगी, जिसमें बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे या तो उन पे संपत्ति नहीं होगी, या फिर वो बोलेंगे नहीं यार अब तो ज्यादा संपत्ति रखवाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं वो लोन लेने की जो क्षमता है वो अर्थव्यवस्था में कम होने लग जाएगी।
और सीमांत आवश्यकताओं को अधिमांग की स्थिति में इसको बढ़ा दिया जाता है, यानी कि ज्यादा सामान गिरवी रखवाया जाता है, यानी कि ज्यादा असेट्स को गिरवी रखवाया जाता है, जिससे लोग लोन लेना कम करते हैं, अधिमांग दूर हो जाता है। तो सीमांत अनिवार्यताओं को बढ़ाना है अधिमांग में और कम कर देना है अभावी मांग में। अभावी मांग में से कम करेंगे। मान लो 1 लाख का लोन लेने के लिए आप बोलेंगे भाई 1,30,000 की संपत्ति रखवाओ, तो अब लोगों के लोन लेने की क्षमता कैसे हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। जब लोग लोन ज्यादा लेंगे तो अभावी मांग की समस्या दूर होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, अगले नंबर पे चयनात्मक साख नियंत्रण, इसे कहते हैं सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का मतलब होता है कि इसके अंदर ना क्या होता है कि आरबीआई बोलता है कि भाई अधिमांग की स्थिति है देश के अंदर, तुम लोगों को लोन ज्यादा दे रहे हो, तुम एक काम करो, हम तुम्हें ये नहीं कह रहे कि तुम किसी को लोन मत दो, तुम एक काम करो कि तुम ना एक कैटेगरी बना लो कि किन लोगों को लोन देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किन को लोन देना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कुछ दिनों के लिए जिन लोगों को लोन देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिर्फ उन्हीं को लोन दो। तो इसमें क्या करती है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में कि ऋण का क्षेत्र जो होता है वो संकुचन, यानी कि लिस्ट को छोटी कर दी जाती है। आरबीआई बोलता है अपनी लिस्ट छोटी करो, जिनको तुम लोन दे रहे हो कम लोगों को लोन दो। और इसके अंदर क्या कर दिया जाता है, ऋण का क्षेत्र विस्तृत। अभावी मांग में कहा जाता है लोगों को जितना लोन देना है दो, क्योंकि अर्थव्यवस्था में वैसे भी पैसा नहीं है, समग्र मांग गिरता जा रहा है, ठीक है, ताकि लोग खर्च करें और समग्र मांग बढ़ जाए। अगला है ऋण के लिए परामर्श, मॉरल सजेशन। तो इसमें हम बोल सकते हैं अधिमांग के अंदर सरकार बोलती है, सरकार कठोर नियम बनाती है कि भाई ऋण मत दो प्लीज, क्योंकि अगर तुम लोगों को और ऋण दोगे तो अर्थव्यवस्था के अंदर और मुद्रास्फीति, महंगाई और बढ़ने लग जाएगी। और इसके अंदर सरकार क्या करती है, सस्ता ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करती है। बोलती है कि देखो अर्थव्यवस्था में पैसे नहीं है, एक काम करो तुम लोगों को सस्ता ऋण दो, ठीक है, लोगों को सस्ता ऋण दोगे, लोगों के पास पैसा पहुंचेगा, तो कुल मिलाकर अभावी मांग की समस्या दूर हो जाएगी। तो अब हमने इस टॉपिक के अंदर पूरा समराइज करके इस पूरे टॉपिक को हमने समझ लिया है कि भाई हमारे देश में अधिमांग और अभावी मांग को दूर करने के 2 तरीके होते हैं। एक सरकार द्वारा अपनाया जाता है जिसे राजकोषीय नीति कहते हैं, और केंद्रीय बैंक द्वारा अपनाया जाता है जिसे हम लोग मौद्रिक नीति कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमारा ये चैप्टर फाइनली कंप्लीट हो चुका है और इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो भी मैं आपको जो है प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना के, छोटी सी वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा इस पूरे चैप्टर के।